नमस्कार, सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम फ्लावर की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। उससे आगे आज का जो टॉपिक है वह है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन या पुंकेसर की संरचना। आपको पता है कि पुंकेसर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या इसको अपन कहते हैं नर जनना। संरचना में ये एक सामान्य स्ट्रक्चर स्टेमन की, ये भाग इसका फिलामेंट या पूतंतु कहलाता है। इसके ऊपर का भाग एंथर या परागकोश कहलाता है। परागकोश फिलामेंट से जिस स्थान पर जुड़ता है वह भाग कनेक्टिव या योजी कहलाता है। तो तीन भाग हो गए पुंकेसर के, परागकोश, कनेक्टिव और पूतंतु। अब यहां पर एक प्रश्न नीट में भी पूछा गया है कि पुंकेसर पुष्प में किस भाग पर जुड़ा रहता है। अब उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि पुंकेसर का ये वाला एंड जो पूतंतु का है, ये एंड, इसको अपन प्रॉक्सिमल एंड या हिंदी में समीपस्थ सिरा कहते हैं। जबकि ये एंड है इसको डिस्टल या दूरस्थ सिरा कहते हैं। तो सामान्यतः जो प्रॉक्सिमल एंड है, समीपस्थ सिरा, यह थैलेमस से जुड़ता है। पुष्पासन जिसको कहते हैं। कई बार यह फिलामेंट है वो दल से भी जुड़ते हैं। अगर परिदल है तो परिदल से जुड़ते हैं। एपिपेटलस कंडीशन या एपिटेपेलस कंडीशन है, परिदल लग्न या दल लग्न कंडीशन है, उस समय वो दल से जुड़ेंगे। तो आंसर में थैलेमस भी हो सकता है या फिर पेटल हो सकता है या फिर टेपल हो सकता है या तीनों हो सकते हैं। तो वहां पर ये पूतंतु का समीपस्थ सिरा है वो जुड़ा हुआ रहता है। डिस्टल एंड कनेक्टिव के द्वारा किससे जुड़ा रहेगा? एंथर से, परागकोश से जुड़ा रहेगा। अब आगे, सामान्यतया एक परागकोश के अंदर दो लोब्स होती है, दो पालियां होती है, यानी परागकोश बाइलोब्ड होते हैं। प्रत्येक लोब के अंदर दो पोलन सैक यानी परागकूट, जिसको अपन माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, पाई जाती है। अर्थात कुल 4 लघु बीजाणुधानियां होती है, जिसको टेट्रा स्पोरेंजिएट चतुष बीजाणुधानिक परागकोश या एंथर कहते हैं। दो पालियां हैं, इस कारण इसको डाइथिकस या द्विकोष्ठीय
परागकोश कहेंगे। परंतु आवर्तबीजी पादपों के कुछ उदाहरणों में, जैसे फैमिली मालवेसी, एक उदाहरण ध्यान रखना मोरिंगा, इसमें परागकोश में एक ही पाली होती है, अर्थात परागकोश मोनोथिकस एक कोष्ठी होते हैं। और इस प्रकार के परागकोश में दो बीजाणुधानियां होती है, यानी यह बाइस्पोरेंजिएट द्विबीजाणुधानिक होते हैं। इसी तरह से एक उदाहरण ध्यान रखना, आर्स्यूथोबियम एक पादप का नाम है। इसमें एक परागकोश में केवल एक ही लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, यानी यह परागकोश मोनो स्पोरेंजिएट प्रकार के होते हैं। एकल बीजाणुधानिक प्रकार के परागकोश इस आर्स्यूथोबियम में पाए जाते हैं। एक परागकोश में केवल एक बीजाणुधानी ही पाई जाती है। परागकोश स्टेमन का फर्टाइल पोर्शन है। इस स्टेमन का फर्टाइल पार्ट एंथर या परागकोश है। ये एंथर एक टिपिकल कंडीशन बता रहा हूं। अगर इस एंथर का आप टीएस काटते हैं, टीएस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काटते हैं, तो उसमें इस तरीके से आपको संरचना दिखेगी। ये टीएस के अंदर परागकोश आपको ऐसे दिखेगा। आधा भाग ऊपर से आपने काट दिया है। इसमें ये एक पाली है, ये दूसरी पाली है, यानी बाइलोब्ड कंडीशन। प्रत्येक पाली के अंदर ये एक चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर, इस पाली में भी एक चैम्बर और ये दूसरा चैम्बर। प्रत्येक चैम्बर एक स्पोरेंजियम को दर्शाता है, यानी दो स्पोरेंजियम ये, दो स्पोरेंजियम ये, टोटल 4 बीजाणुधानियां इसके अंदर है, इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन कहते हैं। और ये आपस में एक स्ट्राइल टिश्यू कनेक्टिव, इसके अंदर आपको यहां पर देखेगा ये जुड़ा हुआ रहता है। परंतु मालवेसी के अंदर केवल एक ही लोब होगी, और एक लोब है, इसका मतलब उसके अंदर लघु बीजाणुधानियां कितनी होगी? 2 होगी। और इसके अंदर केवल एक ही लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। अब यहां पर आपको आगे समझना है कि इस एंथर का डेवलपमेंट या इस परागकोश का परिवर्धन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि फ्लावर बड फॉर्मेशन में होता है, कलिका रूप में। उस समय पुष्पीय भाग अपरिपक्व होते हैं, धीरे धीरे वो परिपक्व होते हैं, वो भाग मैच्योर होते हैं। तो यहां पर अपरिपक्व परागकोश, इसमें सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा,
भीतरी मर्दुतकीय कोशिकीय समूह होगा, मर्दुतकीय कोशिकाओं का समूह यानी मास ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। अपरिपक्व कंडीशन में यह होगा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आवतबीजी पादपों में परागकोश का परिवर्धन है वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। हिंदी में इसको कहते हैं सुबीजाणुधानिक प्रकार का परिवर्तन। यानी एंथर के निर्माण में एक से अधिक स्पोरेंजियल इनिशियल्स बीजाणुधानी प्रारंभिकाएं भाग लेती है। यदि एक से अधिक बीजाणुधानी प्रारंभिकाओं से एंथर का निर्माण हो रहा है तो वो इस स्पोरेंजिएट प्रकार का सुबीजाणुधानी प्रकार का परिवर्धन कहलाएगा। और परिवर्धन में आगे क्या होगा? ये पैरेनकाइमेटस समूह है, इससे आर्किस्पोरियल सेल्स बनेगी। हिंदी में इसको कहते हैं परपरसु कोशिकाएं। ये कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी होती है। इनका जीव द्रव्य सघन होता है। लार्ज सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म या आर्किस्पोरियल सेल्स की विशेषता है। अब इन कोशिकाओं में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, यानी परिणतक विभाजन होगा। दो प्रकार के विभाजन ध्यान रखना, एक पेरिक्लिनल डिवीजन यानी परिणतक विभाजन, एक एंटीक्लिनल डिवीजन अपनतक विभाजन होता है। जैसे ये कोशिका है, ऐसा डिवीजन जो सेल सरफेस या ऑर्गन्स है उनकी सरफेस के पैरेलल डिवीजन हो रहा है, जैसे ये डिवीजन हो गया, वो डिवीजन पेरिक्लिनल डिवीजन कहलाएगा, जिसके द्वारा लेयर्स की संख्या बढ़ेगी। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से अगर डिवीजन हो रहा है, जैसे ये सेल्स है, इस तरह से डिवीजन हो रहा है, तो वह डिवीजन एंटीक्लिनल या अपनतक विभाजन कहलाएगा। तो यहां पर कौन सा डिवीजन हुआ? परिणतक विभाजन हुआ। परिणतक विभाजन के द्वारा दो कोशिका बनेगी, जिसमें बाहर की तरफ कोशिका प्राइमरी पैराइटल सेल्स, जिसको हिंदी में प्राथमिक वित्तीय कोशिका कहते हैं, और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, बाहर की तरफ प्राइमरी द्वितीय कोशिका। इस कोशिका में विभाजन होकर के स्पोरोजिनस टिश्यू बनेंगे। इन कोशिका में विभाजन से एक तो बनेगा एंडोथीसियम, एक मिडल लेयर्स, और एक भाग इसके अंदर टैपेटम का बनेगा। अंतःस्थिसियम, मध्य परते और पोषक, ये इस कोशिका में विभाजन से ये सारे भाग बनेंगे। बार बार इसमें विभाजन होगा। स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं, वो आगे अपन पढ़ रहे हैं। लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जिसमें विभाजन होगा। अर्धसूत्री लघु बीजाणु चतुष्क या माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का निर्माण होगा। तो सामान्य दृष्टि से इस प्रकार एक परागकोश का परिवर्धन होता है। अब यहां सबसे पहले जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है इस एंथर की संरचना या परागकोश की संरचना कैसी होती है। तो स्ट्रक्चर
ऑफ एंथर, हिंदी में इसको कहते हैं परागकोश की संरचना। तो अभी बताया कि परागकोश में एक तो परतें होगी, बीतीय परतें जिनको कहते हैं, दूसरा भाग इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू का होगा, बीजाणुजन ऊतकों का होगा। तो स्ट्रक्चर में पहला यहां पर आएगा वो है एंथर वॉल, परागकोश भित्ति। और परागकोश भित्ति के अंदर 4 परतें होती है। नंबर 1 एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। नंबर 2 एंडोथीसियम। नंबर 3 मध्य परतें, मिडिल लेयर्स। नंबर 4 टेपेटम या पोषक। ये सभी एंथर वॉल में आएगी। यदि इस एक भाग को बड़े रूप में अपन देखते हैं तो सबसे बाहर का भाग आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव जो लेयर है वो एपिडर्मिस की होती है, बाह्य त्वचा की होती है। बाह्य त्वचा एकल स्तरीय है, सिंगल लेयर्ड है। इसकी कोशिकाएं सहज रूप से यानी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। कार्य इसका प्रोटेक्शन या सुरक्षा होता है। यानी सबसे बाहर एपिडर्मिस, हिंदी में इसको बाह्य त्वचा कह रहे हैं। अभी बताया आउटर मोस्ट लेयर है सबसे बाह्य स्तर, सिंगल सेल्ड थिक है, एक कोशिकीय मोटी कोशिका है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है यानी सहत एक दूसरे के पास पास सहत रूप से व्यवस्थित। और कार्य इसका क्या हो गया? प्रोटेक्शन हो गया, सुरक्षा जिसको अपन कह रहे हैं। इस एंथर वॉल के भीतर की तरफ जा रहे हैं, एपिडर्मिस के भीतर। तो दूसरी संरचना एंडोथीसियम या अंतःस्थीसियम आती है। यह भी एकल स्तरीय है, परंतु यह ध्यान रखना इसकी कोशिकाएं रेडियली अरेंज्ड रहती है, अरीय रूप से व्यवस्थित। अरीय का मतलब त्रिज्या से त्रिज्यीय व्यवस्थित रहेगी। इस तरीके से इसकी कोशिकाएं रहेगी। यहां पर ये एंडोथीसियम है, रेडियली एलोंगेटेड सेल्स है। इनकी विशेषता ध्यान रखना, इनकी जो लेटरल वॉल्स है, पार्श्वीय भित्तियां, यहां पर इन स्थानों पर एल्फा सेलुलोज की पटियां या थिकनिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थूलन है, वो पाया जाता है। ये सेलुलोज हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक हिंदी में कहते हैं ये आर्द्रता ग्राही होते हैं और यह परागकोश के स्फुटन यानी डिहिसेंस हिंदी में स्फुटन में सहायता करती है।
अब यह ध्यान रखना कि जहां से परागकोश का स्फुटन होता है वहां पर स्ट्रोमियम की कोशिकाएं, जैसे ये संरचना आप देख रहे हो, तो जैसे ये वाला भाग यहां पर, इन स्थानों पर स्ट्रोमियम की कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त होती है, यानी एंडोथीसियम की कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त है, और वो संरचना स्ट्रोमियम या मुखिका कहलाती है। एक बार वापस, पहले कंफ्यूजन हुआ हो तो, एंडोथीसियम की पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं जहां से परागकोश का स्फुटन होता है वह संरचना स्ट्रोमियम यहां मुखिका कहलाती है। फिर इसके भीतरी तरफ अपन जा रहे हैं, तो तीसरा भाग आ रहा है यहां पर, वो है मिडल लेयर्स, हिंदी में कहते हैं मध्य परतें। इनकी संख्या में विविधता होती है, सामान्यतः इनकी संख्या 1 से 3 होती है। मध्यतकीय कोशिका है। परागकोश की परिपक्वता के समय ये लेयर से वो डिसइंटीग्रेट या अपघटित हो जाती है, और सबसे भीतरी भाग, वो भाग इसका टैपेटम या पोषक नाम से स्पष्ट है। ये कोशिकाएं परिवर्तनशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। कोशिकाएं बड़ी होती है, इसमें जीवद्रव्य गाढ़ा होता है, और अलग अलग तरीके से ये कोशिकाएं मल्टी न्यूक्लिएट, हिंदी में कहते हैं बहुकेंद्रकीय हो जाती है। तो इनके बीच में यहां पर यह भाग मिडल लेयर्स का है। ये मिडल लेयर्स 1 से 3 परतें हो गई। ये टैपेटम या पोषक का, यहां पर स्पोरोजेनस टिश्यू, जिसमें आगे और विभाजन परिवर्धन से क्या बनेंगे, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, और लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में और विभाजन होगा तो परागकण लघु बीजाणु यहां पर बनेंगे। अब टैपेटम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। नंबर 1, तो टैपेटम क्या है? तो परागकोश भित्ति की सबसे भीतरी परत जो परिवर्तनशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं वो टैपेटम या पोषक कहलाती है। संरचना के आधार पर अलग अलग पादपों में टैपेटम के प्रकार अलग है। तो 2 प्रकारों में टैपेटम को बांटा गया है। नंबर 1 वो है अमीबॉइड, या इसको प्लाज्मोडियल या पेरिप्लाज्मोडियल कहते हैं। प्लाज्मोडियल टैपेटम या पेरिप्लाज्मोडियल टैपेटम, अमीबॉइड टैपेटम, हिंदी में अमीबिया। दूसरा सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर, स्त्रावी या ग्रंथिल प्रकार का टैपेटम। तो ये टैपेटम मोस्ट कॉमन टाइप का टैपेटम है, पोषक है। अमीबॉइड में क्या होगा कि जो भीतरी लेयर है इसकी टैपेटम की वो डिसइंटीग्रेट होती है, ये पूरा मास
यहाँ पर अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो पास आपस में जुड़ करके पेरिप्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। सिक्रेटरी नाम से स्पष्ट है, इस टेपेटम के द्वारा विभिन्न प्रकार के सबस्टेंसेस का सीक्रेशन या स्त्रावण होता है, इसलिए इसको ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी टेपेटम कहते हैं। तो कौन कौन से सबस्टेंस शॉर्ट में ध्यान रखना है यहां पर। नंबर 1, इसमें कैलेज एंजाइम ध्यान रखना। नाम से स्पष्ट है, यह एंजाइम एक पदार्थ कैलोज को अपघटित करने का कार्य करता है। जब लघु बीजाणु टेट्राइड फॉर्म्स में होते हैं, चतुष्क रूप में होते हैं, तब वो आपस में कैलोज के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस एंजाइम से कैलोज डिसइंटीग्रेट होगा, तब वो लघु बीजाणु एक दूसरे से पृथक होते हैं। अब उन लघु बीजाणुओं को परागकण या पोलन ग्रेन कहते हैं। दूसरा इसके अंदर ध्यान रखना वो है पोलन किट। ये गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है, स्टिकी सबस्टेंस है। इसमें लिपिड और कैरोटिनॉइड्स होते हैं। तीसरा इसके अंदर ध्यान रखना वो है ह्यूबिस्क बॉडी या ह्यूबिस्क काय। ये लिपिड नेचर की संरचना है। इसमें सबसे पहले प्रोह्यूबिस्क बॉडी और इसके साथ स्पोरोपोलेनिन मिश्रित हो जाता है। यानी प्रोह्यूबिस्क बॉडी और स्पोरोपोलेनिन मिलेंगे तब जो संरचना बनती है लिपिड नेचर की, वो ह्यूबिस्क बॉडी कहलाती है। तो नॉर्मली ध्यान रखना, स्पोरोपोलेनिन टेपेटम के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। प्रकृति में यह सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ है जिसको तोड़ने वाला कोई भी एंजाइम ज्ञात नहीं है। सबसे ज्ञात कार्बनिक सामग्री स्पोरोपोलेनिन जो किसी भी एंजाइम के द्वारा अभी तक अपघटित नहीं हो रही है, और इसके कारण ही आगे अपन और पढ़ रहे हैं परागकण या जो लघु बीजाणु है उनके जीवाश्म बनते हैं। ये नहीं हो तो उनके जीवाश्म बनना संभव नहीं है। तो ये भाग एंथ्रोबॉल के अंदर सारे 4 भाग। यहां पर पूरा पोर्शन स्पोरोजिनस टिश्यू का है। ये सारा भाग स्पोरोजिनस टिश्यू या बीजाणुजन ऊतकों का है। अब एंथर के अंदर आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन के बारे में देखना है। शब्द आ रहा है यहां पर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, हिंदी में कह रहे हैं लघु बीजाणु जनन। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी में सबसे पहले क्या बना, स्पोरोजिनस टिश्यू, बीजाणुजन ऊतक बन गए। और बीजाणुजन ऊतकों से क्या बने, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बन गई। तो बीजाणुधानी में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बहुत सारी है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स लघु बीजाणु मातृ कोशिका, इनमें कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। ये ध्यान रखना, ये कोशिका द्विगुणित है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो 4 कोशिकाओं का समूह बनता है, और वो समूह माइक्रो स्पोर टेट्राइड कहलाता है। बहुत सारे हैं तो टेट्राइड्स हो गया।
हिंदी में इसको कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क।